हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 25 यानी कि 25 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 127 की अगर बात की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से जो है तो लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो डीपीएसपी की बात आई है। तो डीपीएसपी की जब भी बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि डीपीएसपी हमने जो है तो आयरलैंड देश के संविधान से बोरो किए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब डीपीएसपी की जब भी बात आती है तो डीपीएसपी से दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डीपीएसपी की चर्चा किस भाग यानी कि किस पार्ट में की गई है। तो पार्ट 4 में जो है तो डीपीएसपी की चर्चा की गई है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डीपीएसपी की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल जब भी पूछेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है तो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अब 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आर्टिकल 40 आपसे पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल 40 में जो है तो ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 44 भी आपसे पूछा जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 भी आपसे पूछा जाता है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई है। और आर्टिकल 51 भी आपसे पूछा जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 128 है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन जो है तो नियुक्त करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो मैं आपको हर बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताता हूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा यानी कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन जो है तो आर्टिकल 61 में कहा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 यानी कि 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। आर्टिकल 63 में जा तो उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें, ऑप्शन डी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चर्चा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में की गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर बात की जाए, जैसे कि अटॉर्नी जनरल पूछा जाता है आपसे, महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। तो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो है तो किस वर्ष में पारित हुआ था। आप सभी को पता है कि 42वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वह 1976 में जो है तो पारित हुआ था। अब 42वें संविधान संशोधन विधेयक से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यह किसके समय जो है तो लागू हुआ था। तो यह इंदिरा गांधी के समय जो है तो लाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ही जो है तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर जो है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है तो पास हुआ था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है तो इसे पास किया गया था, यानी कि इसे लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और 42वें संविधान संशोधन विधेयक में जो है तो टोटल कितने प्रावधान जोड़े गए थे। तो टोटल 59 प्रावधान जो है तो जोड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कुछ और भी संविधान संशोधन विधेयक हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन विधेयक ये हुआ था 1975 में। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें सिक्किम को जो है तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम जो है तो 22वां राज्य बना था हमारे इंडिया का, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
73वां संविधान संशोधन जो है तो पंचायत से संबंधित है, जो कि 1992 में लाया गया था। 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, जो भी 1992 में ही लाया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है, हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की चर्चा यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो इनकी चर्चा आर्टिकल 148 में की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर बताया, आर्टिकल 76 में जो तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा की गई है। और ऑप्शन सी में है सॉलिसिटर जनरल। तो ये क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है तो सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल के। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 179 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। तो किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया था? तो ये ऑब्वियसली बनाया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इससे संबंधित हमने बहुत से पॉइंट्स पहले ही क्वेश्चन में देख लिए हैं, जैसे कि 42nd 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 में लाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे जो है तो लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी के समय यह लाया गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स जोड़े गए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। और इसमें जो है तो सारी जो पावर होती है वह PM को चली गई थी, प्राइम मिनिस्टर को चली गई थी। और जो लोकसभा का पीरियड था, लोकसभा के पीरियड को भी जो है तो 5 साल से बढ़ा करके 1 साल उसमें एक्स्ट्रा किया गया था, यानी कि टोटल 6 साल बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक यह कब लाया गया था और यह किसके बारे में बात करता है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 180 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो देखो, जब भी राष्ट्रपति का पद जो है तो रिक्त होगा तब उपराष्ट्रपति जो है तो अधिकतम 6 माह यानी कि 6 महीने की अवधि के लिए जो है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है तो 6 महीने के लिए जो है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब उपराष्ट्रपति की चर्चा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी कि उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 में की गई थी। बट यहाँ पर बात की गई है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये कहा गया है आर्टिकल 65 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये भी पॉइंट्स एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये भी आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतराल अवधि कितनी होती है? तो देखो, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है यह किसके द्वारा लाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह विपक्ष यानी कि अपोजिशन द्वारा जो है तो प्रेजेंट में रूल कर रही गवर्नमेंट के ऊपर लाया जाता है। और फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच जो है तो जो गैप पीरियड होता है वो होता है 6 महीने का। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है प्रेजेंट में रूल कर रही गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया था, किसके विरुद्ध लाया गया था और किसने लाया था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था वह 1963 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो यह JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और किसके विरुद्ध लाया गया था? तो ऑब्वियसली 1963 में जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके विरुद्ध जो है तो यह लाया गया होगा, यानी कि यह जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बन चुका है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? अब देखो, यहाँ पर पंजाब की बात की गई है। फिर आपसे हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में जो है तो गुजरात की सीट्स पूछ ली गई थी, हरियाणा की सीट्स पूछ ली गई थी, यानी कि मोटा मोटा आप जो है तो जो हमारे स्टेट के रिगार्डिंग जो है तो हमारे
हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, उनकी आपको लोकसभा की सीट्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पंजाब की बात आई है, तो पंजाब में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 13। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अपने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वह हैं 4। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जाए, जैसे कि सबसे पहले हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 10। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात आएगी, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 80, जो कि सबसे ज़्यादा हैं पूरे के पूरे इंडिया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाएगी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 5। ये भी आपको पता चल गया। गुजरात का जो है तो एग्जाम में पूछा गया था, गुजरात में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 26 यानी कि 26 है। और राजस्थान भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वह हैं 25 यानी कि 25 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात की गई थी लोकसभा की, तो एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने पंजाब की आपको लोकसभा की सीट्स बता दी, और कुछ अदर स्टेट्स की भी मैंने आपको लोकसभा की सीट्स बता दी। तो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक लोकसभा की सीट्स किस किस स्टेट्स में है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 183 है। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनको जो है तो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करने की, तो वो कौन है, तो वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अब देखो सिनेरियो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1969 की यह बात है। 1969 में हमारे जो है तो राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन की जो है तो मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के उपरांत जो है तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी को जो है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन वीवी गिरी जो है तो इस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, तब जाकर जो है तो एम हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो ये सिनेरियो भी आपको यहाँ पर कुछ पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।